बीएससी प्रथम वर्ष हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सह आचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। अनिवार्य हिंदी में हम पिछले उस गद्य संग्रह की चर्चा निरंतर कर रहे हैं और गद्य संग्रह में जो भी चैप्टर आपके हैं उन्हें हम अनवरत गति से पढ़ रहे हैं। आज हम तांबे के कीड़े, लेखक भुवनेश्वर की एक एकांकी है, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम पूरी एकांकी के बारे में जानें, मैं लेखक का परिचय, एकांकी का परिचय बड़े संक्षेप में आप लोगों को देना चाहूँगी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो नज़ारा सामने आया वह कँपाने वाला था। मानवता काँप उठी थी। बहुत से प्रश्न सामने उठ खड़े हुए थे। क्या यही जीवन है? क्या यही मूल्य हैं? क्या यही वैज्ञानिक प्रगति है? क्या यही जन जन का सम्मान है? क्या यही मानव मूल्य हैं? क्या यही विकास है? जीवन का लक्ष्य क्या है? हम किधर जा रहे हैं? राष्ट्र का विकास क्या है? विश्व का साध्य क्या है? और ये जो संसाधन हमने जुटाए हैं, ये सब क्या हैं? बहुत से प्रश्न खड़े कर दिए जब द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी सामने आई। लेखक भुवनेश्वर प्रसाद इन सभी त्रासदियों से उपजे तनाव को नए प्रयोग के रूप में सामने लाए हैं और एकांकी के माध्यम से, जिस प्रकार से नाटक में एक बड़ा कैनवास होता है और उसके ऊपर विभिन्न पात्रों के माध्यम से बहुत सी घटनाएं, बहुत से चरित्र और उनका चित्रण, ये सब हमारे सामने आता है, वहीं एकांकी उसकी एक छोटी विधा के रूप में सामने आती है, जहाँ लेखक का एक संक्षेप में एक उद्देश्य, कुछ पात्र और एक आध घटनाएं सामने आकर और उसका एक स्वरूप बताती हुई जाती हैं। एक संक्षिप्त बात को अपने विभिन्न पात्रों के चयन के माध्यम से और कहना चाहिए छोटा नाटक, एक स्थान पर होने वाला नाटक जहाँ पर कुछ पात्र हैं और लेखक का अपना एक उद्देश्य है। लेकिन यह जो प्रयोग सामने आता है भुवनेश्वर प्रसाद का, वह एक नया ही प्रयोग है जो कि एकांकी के माध्यम से सामने आ रहा है। यद्यपि एकांकी विधा के जन्मदाता हम जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, तथापि एकांकी में यह नयापन तांबे के कीड़े में देखा जा सकता है। इसमें जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें न कथानक है, न ही कोई नायक है, न ही कोई विशेष व्यवस्थाएं हैं, न ही निश्चित मूल्य हैं, और न ही आत्मसम्मान है, और न ही कहीं स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। यदि है तो मन और मस्तिष्क का तनाव से उत्पन्न उलझन, मनोविज्ञान, प्रतीकात्मकता और कुल मिलाकर एब्सर्ड एकांकी है। ये आपको मानकर चलना ही चाहिए, तभी हम इसे बखूबी समझ पाएंगे।
1946 में लिखी गई यह एकांकी लेखक भुवनेश्वर की प्रयोगशीलता का परिचय देती है। जहाँ मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रायड, यूंग, एडलर और उनका साहित्य में प्रभाव दिखाई देने लगा था, वहीं भुवनेश्वर ने इस एकांकी में बेतरतीब, बेमतलब जीवन की त्रासद स्थितियों का बड़ा ही बोझिल सा अंकन किया है। यह एकांकी भुवनेश्वर की मनः स्थितियों को भी रेखांकित करती है। वे स्वयं कहीं न कहीं इस एकांकी के केंद्र में स्थित दिखाई देते हैं। हम जब इस एकांकी को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कोई कथानक नहीं है, कोई घटना नहीं है, किसी भी पात्र के चरित्र का विकास नहीं है, और हम भी लेखक के साथ वही ऊब, थकान, नीरसता, टूटन, निरर्थकता के साथ एक नई दृष्टि के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि जो त्रासदी सामने आई, मानव जीवन की त्रासदी विश्व युद्ध के पश्चात, उसने इस प्रकार के प्रवृत्तियों को जन्म दिया। साहित्य में यह स्थिति बाद में आई, लेकिन भुवनेश्वर ने इस एकांकी में जो कहना चाहा है, वहाँ पहुँचने से पूर्व हमें उनके निजी जीवन क्रम को भी देखना होगा। 1910 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ। बेरोजगारी में पढ़ने की सुविधा न मिली, लेकिन उन्होंने लेखन कार्य खूब किया। 1936 में कारवां नामक एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। 1948 में इतिहास की कैंचुल, 1949 में आज़ादी की नीति, जेरूसलम, सिकंदर, और 1950 में अकबर, चंगेज़ खां, सिखों की गाड़ी की रचना की। इन सब में पुरानी मान्यताएं धराशायी होती दिखाई देती हैं और नई दिशा की सूचना मिलती है। तो कहा जा सकता है कि भुवनेश्वर अपने आखिरी दिनों में, जो हमने पढ़ा है उसी के रूप में, उसी माध्यम से मैं बता रही हूँ कि भुवनेश्वर अपने आखिरी दिनों में विक्षिप्त हो गए थे। वे फटे कपड़ों में भूखे प्यासे सड़कों पर घूमते रहते थे और इसी दशा में वे कब चल बसे पता ही नहीं चल पाया। इसलिए जन्म बताना संभव हो पाया कि 1910 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु का कुछ पता नहीं चला। इस रचनाकार का यह त्रासद अंत विक्षुब्धकारी घटना ही थी। अब हम इस एकांकी को लेते हैं तो इसमें अगर मुख्य पात्र की दृष्टि से देखें, क्योंकि समझने के लिए हमें कुछ अपनी दृष्टि रखनी ही होगी, उसमें एक अनाउंसर है, एक परेशान रमणी है, एक मसरूफ़ पति है, एक थका हुआ अफसर है, एक पागल आया है, एक रिक्शा कुली और कुछ आवाज़ें जो आसपास से आती हैं और अपनी जो बात है उसको रखने का प्रयास करती हैं। कुल मिलाकर सभी पात्र एक प्रतीक ही हैं। अनाउंसर के पास झुनझुना है, जैसे आरंभ किया है लेखक ने। मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ के भी सुना रही हूँ कि बड़े आदमियों के ड्राइंग रूम के लिए एक छोटा सा ये नाटक है। पात्र हैं अनाउंसर, परेशान रमणी, मसरूफ़ पति, थका हुआ अफसर, पागल आया, एक रिक्शा कुली और कुछ आवाज़ें। और यह नाटक ड्राइंग रूम के लिए ही है। औसत साइज के ड्राइंग रूम में एक तरफ दीवार से जरा हटकर एक काला स्क्रीन खड़ा किया गया है, जिसके बराबर अनाउंसर जो एक स्त्री ही है। अनाउंसर के कपड़े रंग बिरंगे होने हैं, एक फूलदार ड्रेसिंग गाउन, रेशमी साफा और शोक चौड़े कमरबंद से काम चल सकता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा तिब्बती लामाओं का सा झुनझुना है। अनाउंसर कहता है, हाथ के झुनझुने को हिलाकर
अकेले और बेसरो सामान हम इस संसार में आए। कौन कौन यहाँ सदा अकेला नहीं रहा? किसने किसने, एक स्त्री की आवाज़ आती है, किसने किसने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते सुबकते नहीं सुना? अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते रहते हैं जो बचपन में घर छोड़कर चला गया है। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द, जिसके पीछे एक अनजानी और अनहोनी शुरुआत है। अनाउंसर झुंझुना हिलाती है, आवाज़ें रुक जाती है। अनाउंसर का है, हम सवाल उठाते हैं। स्क्रीन के पीछे की आवाज़ें हम खुदा, नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं। यहाँ पर खुदा के अस्तित्व की बात सामने आ रही है। वो कह रहे हैं, झुंझुना जो हिला रहे हैं, कि हम खुदा और खुदा के नियम, मनुष्य को हम कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। अंदर का अंधकार जो सदियों से चला आ रहा है, जहाँ पर चेतना की लौ, चेतना की मशाल दिखाई नहीं देती थी, वही अंधेरा है, अज्ञानता का अंधेरा। वो कहती हैं, और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। यकायक जब चेतना आती है, चैतन्यता आती है, तब हम अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं। और वही अनाउंसर आगे झुंझुना बजाती है, हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं। अंदर से जो उठता है उसको हम भौतिक रूप में सफलतापूर्वक नहीं ला पाते और उसका नाश कर देते हैं। अर्थात आत्मा से उठे हुए चीत्कार को, शब्दों को हम अपने भौतिक रूप में सफलता के साथ में सृजन नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ी टीस है, एक दर्द है, जिसको ये यहाँ पर झुंझुना बजाकर उठाने का प्रयास करती है। स्क्रीन के पीछे की आवाज़ें हैं, आओ हम इसे किसी बाजार में बेच दें, मृत्यु और नाश को। क्योंकि हम किससे डरते हैं? मृत्यु से, और कहीं हमारा कुछ नाश न हो जाए, कहीं हमसे कुछ छिन न जाए। इन्हीं दो चीज़ों से तो हम डरते हैं। ये समझने की बात यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मृत्यु और नाश को, इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर में ख़त्म कर दें कि हम इन आँखों तैरते सवालों से बच सकें। हम वही भूली हुई भाषा याद करते रहते हैं, एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। अर्थात हमने जो एक सिस्टम बना रखा है अपने जीवन का, सिर्फ हम उस सिस्टम के ऊपर चलने लगते हैं। हम उस सिस्टम को बदलने के लिए, चाहे हमारी आत्मा कितनी भी चीत्कार कर रही हो, हम वह परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते। यहाँ पर जो एसेंस निकल कर आ रहा है वह मैं आपको बता रही हूँ। क्यों नहीं हम कर पाते हैं? क्योंकि हम दो चीज़ों से डरते हैं। किससे डरते हैं? मृत्यु से और नाश से। नाश क्या है? कि जो हमने प्राप्त किया है, जो हमने सृजन कर लिया है, जो हमने इकट्ठा कर लिया है, कहीं वो खो न जाए, कहीं उसका नाश न हो जाए, कहीं वह हमसे विलग न हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि मृत्यु हो जाए, फांसी लग जाए, इस प्रकार का कोई दंड मिल जाए। तो हम इन दो चीज़ों से डरते हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते। ये एक आरंभ में अनाउंसर के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने एक पटल, एक परिदृश्य रखा है। फिर अनाउंसर, देखिए झुंझुना जो बार बार हिल रहा है, तो अनाउंसर के पास झुंझुना है जिसे वह समय समय पर कभी मुस्कुरा कर बजाती है और कभी वैसे ही बजाती है। वैसे ही कब? जब उसको लगता है कि जो बात कही जा रही है उसमें कुछ दम नहीं है। कभी कमर में उसको बांध लेती है। आप एकांकी आद्यंत पढ़ेंगे
तो देखेंगे कि झुनझुना कब कब बजा है। झुनझुना चैतन्यता, चेतना सभी में प्रसारित हो, चेतना सभी में फैल गई हो, चेतना का कोई काम कर रहा हो, जागने और जगाने का कार्य हो रहा हो, इस प्रकार के भाव और संदेश जब जब आएंगे तब तब आप देखेंगे कि अनाउंसर के पास जो झुनझुना है वह बजता है। बात कहीं भी आती है, झुनझुना बजता है। बीच में पात्र हैं, एक स्त्री, दूसरी स्त्री, तीसरी स्त्री, जो परस्पर वार्ता कर रहे हैं। वह एक सपाट बयानी के रूप में व्यंग भी है, जो हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अनाउंसर झुनझुना हिलाकर हम सवाल पैदा करते हैं। सवाल कब पैदा होंगे? जब हमें अवेयरनेस होगी, जब हमारे अंदर चैतन्यता जागेगी, जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे होंगे, तभी तो हम सवाल कर पाएंगे। अन्यथा हम सिस्टम के साथ चलते चले जाएंगे। जो समय और ऋतुओं का दर्पण दमकते हुए हीरों की तरह काट देते हैं, सवालात को जो वीरान सड़कों पर छिपे हुए जालों की तरह बिछे रहते हैं, हम मृत्यु को निरुत्तर कर देते हैं। फिर झुनझुना बजाती है। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है, ऐसी निर्भीकता चाहती है। हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, पेंशन है नहीं। लेकिन हमारे सामने क्या स्थिति है कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, कार्य सुचारू चलता रहे, और इसलिए सुचारू चलता रहे क्योंकि निवृत्ति के बाद में बुढ़ापे के अंदर हमें सरकारी पेंशन मिलने वाली है। एक यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया, ये हमें समझना है। पेंशन है नहीं, वो क्या कहती है? मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। ये कब होगा? जब निर्भीकता आएगी जीवन के अंदर, जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे, तब मृत्यु हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। वह हमें लोरियां गाती हुई सुनाई देगी और हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं। और पेंशन है नहीं। पेंशन है, पेंशन के बारे में जब सोचेंगे तब हम मृत्यु से डरे रहेंगे, तब हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही भय से मुक्त होंगे, वैसे ही हम वह सब कुछ सोच पाएंगे, हम वह सब कुछ कर पाएंगे जो हमारे हित में है, जो हम सबके हित में है, जो समाज के और सामूहिकता के हित में है। अब बत्तियां बुझाई जा रही हैं, 1 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाता है। सिर्फ अनाउंसर एक फीकी फुटलाइट के में काली स्क्रीन के सामने दमकती रहती है, क्योंकि वह हमें निरंतर झुनझुना लेकर आत्मा की आवाज़ को सुनाने का, चमकाने का प्रयास कर रही है। अनाउंसर गंभीर स्वर में, जीवन का संगमरमर, जीवन का हसीन संगमरमर, जीवन का घायल संगमरमर, खून बहता हुआ संगमरमर, सारे स्वरूप सामने दिखाते हैं। फिर झुनझुना बजता है। स्क्रीन के पीछे एक आवाज़ आती है, यहाँ क्या हर वक्त पानी बरसता है? यह कैसी डरावनी घटा उमड़ रही है? दूसरी कहती है, भीग जाएंगे, मर जाएंगे, हम इस तरह अपनी जानें खतरे में नहीं डालेंगे। ये आवाज़ जो है वो हमारे समाज के विभिन्न भावों का एक प्रतिनिधित्व हमारे सामने कर रही हैं। ये हमें समझना होगा। जब हम एकांकी पढ़ रहे हैं तब इन आवाज़ों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इसके पीछे के बैकग्राउंड में हमें जानना होगा। एक आवाज़ जो क्या कह रही है कि यहाँ हर वक्त पानी बरसता है, यह कैसी डरावनी घटा उमड़ रही है। तो दूसरी आवाज़ आती है, भीग जाएंगे, मर जाएंगे, हम इस तरह अपनी जानें खतरे में नहीं डालेंगे। अर्थात एक जो सामूहिक समस्या को सामने ला रहा है, एक जो उस सामूहिक समस्या से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा लगता है, और तीसरी, तुम बिस्तर में ही रहो, एक व्यंग्य कहता है। तीसरी जो आवाज़ है वो व्यंग्यात्मक है कि तुम बिस्तर में ही रहो, तुम्हें जुकाम है, तुम्हें निमोनिया भी हो सकता है,
अर्थात तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ घटित हो सकता है। फिर स्त्री की आवाज़ आती है, नहीं निमोनिया तो बहुत साधारण है, इन्हें तो बहुत बड़ी कोई डिजीज़ भी हो सकती है। इतने में ये जब सारी बातें सामने आ रही हैं तो इतने में एक आया की आवाज़ आती है। बाबा पुकारती है, जान बाबा, मशालची बाबा। कौन है ये मशालची बाबा? जो चेतना फैला रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जो आप किस अज्ञान में डूबे हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें चैतन्यता की मशाल जगा रहा है, क्रांति की मशाल जगा रहा है। वह पुकारती है, जान बाबा, मशालची बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल जाते हो, मैं कब से तुम्हारा सूटर लिए तुम्हें ढूंढ रही हूँ। स्त्री की आवाज़ आती है, हम तो यहाँ खड़े खड़े अकड़ गए, कितने ज़ोर से पानी आया है, मेरे सारे बीज सड़ जाएंगे। बीज जो बो चुके हैं, जिनके उगने का अर्थात जो ज्ञान है वह संगठित हो चुका है। अब उसको सड़ने की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम तो यहाँ खड़े खड़े अकड़ गए, कितनी ज़ोर से पानी आया है, मेरे सारे बीज सड़ जाएंगे। विचारों का फ्लो। एक और आवाज़, हमारी सबसे बड़ी ईजाद कांच के बीज। हमने अपने इर्द गिर्द, अपने जहन में, अपने आसपास हमने क्या बो रखा है? कांच के बीज। इनको बार बार नहीं बोना पड़ता। एक आवाज़ कह रही है, एक बार बो, 1000 बार काटो, यह सड़ते ही नहीं, उगने से इनकार नहीं करते। एक बहुत ज़बरदस्त व्यंग यहाँ पर लेखक ने कहा है कि एक बार जन मन में ऐसा कांच बो दो कि कोई वर्षों तक उसके ऊपर कोई फसल न उगा पाए, अर्थात उससे किसी भी प्रकार कोई स्वर निकले ही ना। इस प्रकार की इसका सिस्टम यहाँ पर हो चुका है। वो कहती है हमारी सबसे बड़ी ईजाद है ये, हमने सबसे बड़ा ये यहाँ पर एक आविष्कार कर लिया है कि कांच के बीज जो दिखने में बड़ी चकाचौंध बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ नहीं निकलता। और लेकिन उस कांच के बीज को एक बार बो दिया तो उसके बाद में जो भी संकट हैं वो सब दूर हैं, और उसकी चकाचौंध में ये दिखाया जा सकता है कि बार बार वो देखो कितना कुछ इसके अंदर से निकाल पा रहे हैं, कितना उगरा है, कितना कुछ प्रॉस्पर्टी आ रही है, कितना गरीबी हट रही है, कितना सब कुछ हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। इन सब के बारे में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। फिर अनाउंसर झुनझुना बजाती है। अनाउंसर, शीशे के बीज कांच के बीजों से ज़्यादा पायदार होते हैं। कांच के बीजों के सामने तो एक चमक है, लेकिन जो शीशे के बीज हैं वह उन कांच के बीज से कहीं ज़्यादा अनाउंसर की दृष्टि, अनाउंसर जो एक चेतना बार बार हमारे बीच में ला रही है। इसी बीच में रिक्शे की घंटी की आवाज़ है। रिक्शा वाला जो हम कह सकते हैं मुक्तिबोध की आवाज़ में कि जो चिर उपेक्षित है, चिर तिरस्कृत है, जो श्रमिक वर्ग के अंदर आता है और जिसका काम सिर्फ काम ही काम है। तो रिक्शे वाला बोलता है, रिक्शे वाले की तरफ से यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरे का बोझ ढोता हूँ, मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, मैं इन सब आईनों में अपना मुंह देखता हूँ, सूरज नहीं रहा। अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और न उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। यहाँ रिक्शे वाला सूरज एक ऐसा प्रतीक है जो सर्वत्र सबको रोशनी देता है, प्रकाश देता है, जड़ता दूर करता है और नए नए बीज अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है जो श्रमिक वर्ग है कि जन जन की चेतनाएं पैदा ही नहीं होंगी। सूर्य की ऊष्मा से उपजना बंद हो चुका है, आत्मा की जो ऊष्मा है वह मर चुकी है। अब तो कांच की चमक से ही सब कुछ होगा।
सूर्य की ऊर्जाएं, प्रकृति की को मार दिया गया है। सर्वत्र बनावट है, सर्वत्र कृत्रिमता का आवरण है। इतने में लेखक ने एक और पात्र, जो थका हुआ अफसर है, जो सारी योजनाओं की क्रियान्विति करते हैं, वे कौन है? अफसर। और वो थका हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक यहाँ पर लेखक ने हल्का सा व्यंग दिया है कि मैं एक थका हुआ अफसर हूँ, ऊँघा हुआ सा, मैं बहुत थक गया हूँ। अंधे कुएं में जैसे एक एक करके चीज़ें जमा हो जाती हैं। कुएं की डोर, मरी हुई सूखी बिल्ली, बेबी का जांघिया, टूटा कनस्तर, वैसे ही थकान मेरे अंदर जमा हो गई है। एक अवसाद और अनेक थकान। एक अवसाद उसके मन में जमा हो चुका है, जिसने उसको थकान पैदा कर दी है। और उन सब के बीच में क्या कुछ हुआ है उसकी चर्चा उसने की है। अब रिक्शे वाला कहता है तेजी से, आह अफसर, आगे देखकर चलो, आह तुमने मेरा एक आईना तोड़ दिया। अर्थात मुझे जिससे कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, जिसके सहारे मैं चल रहा था, वह भी तोड़ दिया, क्योंकि तुम ढंग से नहीं चल रहे थे। और इतने में अनाउंसर हंसती है और झुनझुना बजाती है, क्योंकि यहाँ पर एक रिक्शे वाले ने अपनी जो स्थिति है, अपनी जो आवाज़ है, उसको उस अफसर के सामने रखा है। वह इसी से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। और इसीलिए यहाँ पर लेखक ने अनाउंसर जो झुनझुना हिला रही है, जो चेतना का प्रतीक है, वह हंसती है, क्योंकि उसे इस समय रिक्शे वाले का इस प्रकार से बोलना कि आह तुमने, अर्थात रिक्शे वाले के मन से, आत्मा से कहीं आह तो निकली। जब आह निकली तो समझिएगा कि उसके मन में वह आत्मसम्मान, वह बेचैनी जरूर पैदा हुई है, जिसके कारण वह खोजने के लिए आतुर होगा। स्त्री की आवाज़, साधारण और अलसाई सी, मैं ऊब गई हूँ, मेरा मन उचट गया, मैं सारा संसार मथूंगी, अपने अंदर बाहर सब मथूंगी, लेकिन चुपके से, जैसे किसी को मालूम ना हो, कुछ रुककर, जैसे किसी ने कुछ कहा नहीं। मेरी हंसी में न सूरज है न चांद, मुझे यह सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है, धीरे से, मुझे तुम्हें भी मथना है। यहाँ मंथन की बात है, समाज का मंथन, आत्म मंथन, और आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसका मंथन। यह स्त्री जग रही है। ये स्त्री कौन है? पहले ही ये चर्चा हो चुकी है। आसपास समाज के अंदर के ऐसे पात्र, ऐसे चरित्र, हालांकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से लेखक ने कोई चरित्र नहीं रखा है, एक आवाज़ आ रही है। आवाज़ के माध्यम से हम जो समझ पा रहे हैं वह एक प्रतीकात्मकता हमारे सामने लाती है कि व्यक्ति का जीवन एक दूसरे के मन को मथने में लग रहा है। प्रकृति के साथ कोई नहीं चल रहा, उसे हम त्याग ही चुके हैं, इसी से ये तमाम समस्याएं पैदा हुई हैं। लेखक जो मूल में बात कहना चाह रहा है वह यही कि हम सतही तौर पर अपने कुछ संकीर्ण स्वार्थों के ऊपर ही अपने आप को मथ रहे हैं, और उसी से हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके अंदर लगे हुए हैं। हम जो उसका मूल जड़ है, जहाँ से वह समस्या पैदा होती है, हम उसकी ओर देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम वह सामान्य सतही तौर पर अपने आप को देखने का ही प्रयास भर करते रहते हैं, और उसी के अंदर हमारी उम्र निकल जाती है।
अनाउंसर फिर हंसती है और झुनझुना बजाती है। देखिए अनाउंसर के हंसने का फिर काम है कि नहीं नहीं, संवारने का काम भी मेरा ही है। मेरा सिर्फ काम है मथना मथना सृजन जिस बेरहम कानून से होता है यह तुम जानो। आह, इस बालक के चेहरे पर तो झुर्रियाँ हैं, इसकी हंसी में तो मधुमक्खियाँ हैं। या फिर देखिए व्यंग्यात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, और उसी के ऊपर अनाउंसर हंसती है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सुख बुगाहट नज़र आ रही है। ये सुख बुगाहट ही मुक्तिबोध की अगर कविता पढ़ते हैं, चकमक की चिंगारियाँ, अब चूँकि आप सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं तो बहुत दूर तक मुक्तिबोध की आवाज़ तक मैं इसको नहीं ले जाना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं वो हम अनाउंसर के झुनझुने को सुन पा रहे हैं कि वह कहाँ कहाँ और कब कब उस झुनझुने को बजाने का कार्य कर रही है। अब उस स्त्री की आवाज़ है कि सर्दी में आदमी की फीलिंग्स भी जम जाती हैं। जानते हो तुम स्वीट हार्ट, इतनी देर से तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैंने कुछ सुना ही नहीं। शब्द तो बड़े सुंदर थे, बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि जब आवरण होता है तब उसके अंदर ऊपरी सौंदर्य बाहरी सौंदर्य दिखाई देता ही है। एक मसरूफ़ पति है, मसरूफ़ पति कह रहा है इसीलिए तो मैं शराब पीता हूँ। मैं सोचता हूँ अभी जाकर पीऊँगा, पीता जाऊँगा पीता जाऊँगा पीता जाऊँगा जब तक कि मैं फिर से एक बच्चा न हो जाऊँ। फिर तब शायद मैं जो कुछ कहूँगा वह तुम्हें समझना ही पड़ेगा। स्त्री की आवाज़ आती है, देखो हम अपनी आत्मा मथते क्यों नहीं, तुम अपना शरीर क्यों नहीं मथते। हमें एक दूसरे को समझने के लिए अपनी मूल प्राकृतिक प्रवृत्ति पर ही आना होगा। आवरण ओढ़े हुए मनुष्य को कैसे पढ़ पाएंगे। एक मसरूफ़ पति बोलता है डर कर, नहीं मैं यह सब नहीं करूँगा। तुम ऐसे गहरे गैर रायज शब्द क्यों बोलती हो, मथना, क्योंकि मथेंगे तो ज्ञान आएगा ना। यहाँ पर वही व्यंग्यात्मकता है कि हम वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। तुम ऐसे गहरे गैर रायज शब्द क्यों बोलती हो, मथना। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन यह जानता हूँ कि यह बात खूबसूरती से कही जा सकती है। नहीं, मैं एक बारगी शरीर को दिमाग के बंधनों से अलग कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अजनबियों की भाषा बोलूंगा, मैं सूरज का गला घोंट दूंगा। अनाउंसर हंसती है और झुनझुना बजाती है। एक परेशान स्त्री का स्वर है, ओह तुम्हारा इंतज़ार करते तो हम बूढ़े हो चले थे। यही तुम्हारा 7 बजे आने का वायदा है। यह क्या, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम क्या बीमार हो, डर गए हो कहीं, क्या बात है, तुमने कहीं कुछ देखा है। एक कविता की पंक्ति मैं मुक्तिबोध की इस रेफरेंस में आपको सुनाना चाहूँगी। जब वो लिखते हैं, हाय 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 उन्होंने देख लिया मुझे, उन्हें मैंने देख लिया नंगा, हाय 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 उन्हें मैंने देख लिया नंगा, अब उस देखने की मुझे और सज़ा मिलेगी। वही गहराई, वही बात यहाँ पर मसरूफ़ पति और परेशान स्त्री के जो वार्ता चल रही है उसमें दिखाई दे रही है। ओह तुम्हारा इंतज़ार करते तो हम बूढ़े हो चले थे। यही तुम्हारा 7 बजे आने का वायदा है। यह क्या, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम क्या बीमार हो, डर गए हो कहीं, क्या बात है, तुमने कहीं कुछ देखा है। हाय हाय मैंने देख लिया उन्हें नंगा, अब इस देखने की मुझे और सज़ा मिलेगी। यही कारण है कि वह डरा हुआ सा है, बीमार सा है, उसका चेहरा उतरा हुआ सा है। मसरूफ़ पति कहता है मैंने कुछ देखा है ज़रूर,
लेकिन इस वक्त मालूम होता है मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। यहीं पर बात बदल रहा है। जिनसे आत्मीयता के साथ में जुड़ा हुआ है, जिनसे अपने मन की बात कर सकता है, उनके सामने भी बोल नहीं पा रहा है। अनाउंसर स्क्रीन से सटे हुए स्टूल पर बैठ जाती है। अब उसके मन में भी जुगुप्सा है कि ये क्या बोलेगा। मैंने सुना कि इन बादलों से कोई निकलकर मुझसे बातें करने लगा, तपी हुई बेलाग बातें, जैसे कोई मन ही मन घुटने वाला आदमी पहली बार शराब पीकर करता है। परेशान रमणी, तब तुमने क्या किया? मसरूफ़ पति, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने थोड़ी सी शराब और पी ली और निर्मला के घर गया, ऐसे ही जरा दिल बहलाने। एक परेशान रमणी की आवाज़, किसका? अपना दिल या निर्मला का दिल बहलाने? तुमने फिर शराब पी? तुम में कोई करैक्टर नहीं है? तुम आदमी से खींचे जाने वाले रिक्शे पर भी बैठ सकते हो, तुम तो लड़खड़ा रहे हो। एक परेशान रमणी जो है, उसकी बातों के अंदर समाज का एक सटीक चित्र सामने आ रहा है। रिक्शे की घंटी, अनाउंसर का हाथ का झुंझुना काली स्क्रीन से टिकाकर ऑडिटोरियम में बैठ जाती है। रिक्शे वाले, जल्दी से चलो, साहब की तबीयत ठीक नहीं है। रिक्शा वाला घंटी बजाते हुए जैसे अभी जागा है। आज इतना ही। इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।